हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का अध्ययन करेंगे। संविधान में हम लोग आज भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में भी हमने मौलिक अधिकार का अध्ययन किया था, जिसमें हमने बताया था कि भाग 3 के अंतर्गत कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आते हैं। उन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में हमने 4 प्रकार के मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमारा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए हम लोग इसको क्रम से समझने का प्रयास करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा भाग 3 है, भाग 3 के अंतर्गत जो 5वां मौलिक अधिकार है, जिसे संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के नाम से जाना जाता है, यह जो है अनुच्छेद 29 और 30 में रखा गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 29 को देखिए। अनुच्छेद 29 कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है, यानी अगर उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित किया जाए तो उनका संरक्षण माना जाता है। यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि अल्पसंख्यक होते कौन है। हमारे संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया है, उनके मानक क्या है इसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन समय समय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मानक को जो है 50% बताया है। कहा कि जिसकी संख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे, जिनकी जनसंख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। लेकिन 2006 के बाद 2006 में जब अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया गया था, अल्पसंख्यक मंत्रालय के गठन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता आया है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके मानक को निर्धारण करने का कार्य अल्पसंख्यक मंत्रालय को है, लेकिन अल्पसंख्यक मंत्रालय अब तक जो है उनके मानक को निर्धारित नहीं किया है। इसलिए जो है अल्पसंख्यक वही माने जाते हैं जिनकी संख्या जो है 50% से कम है। हमारे देश में जिनकी जनसंख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक माने जाते हैं। इस प्रकार हमारे देश में जो है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी लोग जो है अल्पसंख्यक माने जाते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। तो जो उनकी भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उसको संरक्षित करने के लिए जो है उनके लिए जो है शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 30 में किया गया है। इस प्रकार अगर हम देखें तो जो अनुच्छेद 29 और 30 है, अनुच्छेद 29 और 30 जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया है और उनके शिक्षण संस्थानों की स्थापना के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 3 के अंतर्गत जो 6ठा मौलिक अधिकार है, जिसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है, इसे अनुच्छेद 32 के भी नाम से जाना जाता है। यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब ये है कि जब भाग 3 में जो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अगर उन 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों में से किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम जो है अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के न्याय की मांग के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसी को कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भीमराव अम्बेडकर द्वारा इसे जो है संविधान की आत्मा भी कहा गया है। यहाँ पर प्रश्न अच्छा बनता है, ये देखिए, जब कहा जाए कि BR अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, वहाँ पर किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया गया हो, तब हमारा उत्तर होगा प्रस्तावना। फिर से समझ लीजिए, अगर कहा जाए कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा किसे संविधान की आत्मा कहा गया है तो हमारा उत्तर होगा अनुच्छेद 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, यानी किसी के नाम का अगर उल्लेख नहीं किया गया हो, अगर डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वहाँ पर हमारा उत्तर होगा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा इसे इसलिए कहा है क्योंकि अगर मूल अधिकार की श्रेणी से अगर अनुच्छेद 32 को निकाल दिया जाता है तो हमारा जो मूल अधिकार है वो पूरा शक्तिहीन हो जाएगा। इसलिए जो है उन्होंने जो है अनुच्छेद 32 को जो है संविधान की आत्मा कहा है। देखिए, अनुच्छेद 32 में जो है प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 32 में क्या क्या प्रावधान किया गया देखिए। अनुच्छेद 32 में जो है 3 अनुच्छेद हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 का 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीटें जारी की जाएंगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी की जाएगी। रीट का मतलब ये होता है कि आदेश जारी करना है, यानी रीट का मतलब होता है याचिका भी कहा जाता है, हिंदी में इसे याचिका भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है रीटें जारी करती है। रीटें कब जारी करेगी? जब भी किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा तो वह जो
उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीटें जारी की जाएंगी। देखिए यहाँ पर अनुच्छेद 32 का 2 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो रीटें जारी करता है उनकी संख्या 5 है। यहाँ पर 5 प्रकार की रीटों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 का 2 कहता है कि यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो रीटें जारी की जाएंगी उन रीटों की संख्या 5 है। यहाँ पर 5 प्रकार की रीटों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अनुच्छेद 32 का 3 क्या कहता है? देखिए अनुच्छेद 32 का 3 कहता है कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से किसी अन्य न्यायालय को भी रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। यहाँ पर संसद, देखिए संसद द्वारा संविधान संशोधन के माध्यम से जो है किसी अन्य न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो संसद जो है संविधान संशोधन के माध्यम से किसी अन्य न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। इसी में देखिए अनुच्छेद 32 का 1 कहता है कि जब भी किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीटें जारी की जाएंगी। ये रीटों का मतलब होता है आदेश या याचिका जारी की जाएगी। और अनुच्छेद 32 का 2 कहता है कि यहाँ पर जो रीटें सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाएंगी उनकी संख्या 5 है। उन 5 प्रकार के रीटों का उल्लेख किया गया है। तो वहाँ पर जो 5 प्रकार की रीटों का उल्लेख किया गया हम लोग उसको समझते हैं। देखिए जो यहाँ पर 5 प्रकार की रीटों का उल्लेख किया गया है उसमें कौन कौन सी रीटें हैं ये देखिए। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि हैबियस कॉर्पस। ये जो इंग्लिश वाले शब्द हैं ये लैटिन शब्द हैं। इन लैटिन शब्दों को याद रखना है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में जो है हिंदी और लैटिन शब्दों को मिलाने के लिए दे देता है, इसलिए जो है दोनों नामों को आपको याद रखना है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि सशरीर उपस्थित करना। इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति को जो है गैर कानूनी तरीके से या अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है तो वह व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है उस वक्त जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक एक रीट जारी करेगा कि उस व्यक्ति को जो है सशरीर हमारे सामने उपस्थित करो। उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट उसकी गिरफ्तारी की जांच करेगा। अगर उसकी गिरफ्तारी अवैध होती है तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसके बाद देखिए दूसरा जो रीट है उसे परमादेश के नाम से जाना जाता है। परमादेश, इसे मैंडमस के नाम से जाना जाता है। इसका जो लैटिन शब्द है मैंडमस। यहाँ पर फिर से हम बता रहे हैं कि आप जो है जो लैटिन शब्द हैं जो हिंदी वाले शब्द हैं इन दोनों को याद रखना है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में मिलाने के लिए देता है। परमादेश का मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी कोई सार्वजनिक संस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति जब कोई सार्वजनिक कार्यों को नहीं करता है उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है उसे आदेश दिया जाता है कि आप अपने कार्यों का निर्वहन करिए। इसी को कहा जाता है परमादेश। उसके बाद देखिए तीसरा जो रीट है, तीसरे रीट को जो है प्रतिषेध। तीसरा रीट प्रतिषेध है। इसका जो लैटिन शब्द है इसे प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है। प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का मतलब ये होता है कि रोकना या मना करना। इसका मतलब होता है रोकना या मना करना। मतलब ये है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के अपने कोई कार्य करता है उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है प्रतिषेध नामक एक रीट जारी किया जाएगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई कार्य कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है प्रतिषेध। उसके बाद देखिए जो चौथी रीट है जिसे उत्प्रेषण के नाम से जाना जाता है। इसे सर्टियोरी भी कहा जाता है। सर्टियोरी का मतलब ये होता है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई निर्णय दे दिया हो उस निर्णय को रोकने के लिए जो है
एक रीट जारी की जाती है, इसे उत्प्रेषण कहा जाता है। इन दोनों रीटों को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में अच्छे प्रश्न बनते हैं। इन दोनों रीटों में बहुत ही माइन्यूट अंतर है। देखिए, प्रतिषेध का मतलब होता है कि रोकना या मना करना। इसका मतलब ये है कि कोई अधीनस्थ न्यायालय अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करती है, उस समय जो उसे रोकने के लिए जो रीट जारी की जाती है उसे प्रतिषेध कहा जाता है। ठीक, अगर मान लीजिए कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गई, कोई कार्य किया और निर्णय भी दे दिया, निर्णय देने के बाद जो रीट जारी की जाती है उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। यानी जो कार्य जब हो रहा था, जब कार्य जारी था, उस समय कार्य को जारी कार्य को रोकने के लिए जो रीट जारी की जाती है उसे प्रतिषेध कहा जाता है, और कार्य होने के बाद यानी निर्णय आ जाने के बाद जो रीट जारी की जाती है उसे उत्प्रेषण कहा जाता है। उसके बाद 5वीं रीट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है क्यू वारंटो। देखिए, जो अधिकार परीक्षा रीट है यह तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक संस्था से कोई जुड़ा व्यक्ति अवैध तरीके से अपने पद को धारण करता है, तो उस समय जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो है अधिकार परीक्षा नामक रीट जारी की जाती है कि आप किस योग्यता के तहत अपने पद को धारण किए हैं। वहाँ पर उसकी योग्यता की जांच की जाती है। इसी को कहा जाता है क्यू वारंटो या अधिकार परीक्षा। जब भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीटों को जारी करता है, जिसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को जो है गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से गिरफ्तार किया जाता है, तो वह गिरफ्तार हुआ व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर के सुप्रीम कोर्ट आता है, और तब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक एक रीट जारी करता है। और दूसरा है परमादेश। परमादेश को मैंडेमस के नाम से जाना जाता है, और इसका मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। यानी कोई सार्वजनिक संस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति जब सार्वजनिक कार्यों को नहीं करता है, उसको कार्य करने के लिए जो है परमादेश नामक एक रीट जारी की जाती है। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध को प्रोहिबिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है रोकना या मना करना। इसका मतलब ये है कि जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करती है, तब जो रीट जारी की जाती है उसे प्रतिषेध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अधिकार उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है सर्टियोरी। सर्टियोरी का मतलब ये है कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय भी दे दिया हो, यानी जब तक वह जो है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य कर रही है, अगर उस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं रोकी है, तो वह कोई अपना निर्णय दे दी है, और निर्णय देने के बाद अगर उस निर्णय को रोका जाता है तो उसे जो है उत्प्रेषण के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब ये होता है सार्वजनिक संस्था से जुड़ा कोई व्यक्ति जो है अगर अवैध तरीके से अपने पद को धारण करता है, तो उस वक्त जो है उस व्यक्ति के खिलाफ जो रीट जारी की जाती है उसे अधिकार परीक्षा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये समझिए, जो रीट जारी करने के मामले में रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी रीट जारी की जाती है, हाई कोर्ट के द्वारा भी रीट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। वहीं पर जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रीटें जारी करता है। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की रीटें जारी करता है। वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट है अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीटें जारी करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को अधिक शक्ति प्राप्त है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में। रीटों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति हाई कोर्ट को प्राप्त है। तो इस प्रकार अभी हमने जो है भाग 3 से संबंधित जो हमारा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, इसे समाप्त किया। अब मिलते हैं नेक्स्ट